सर स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन और अल्काइन से हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवा करके अल्केन्स बना रहे थे। ठीक है, इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को सेबेटियस-एंडरसन रिएक्शन भी कहा जाता है, इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। हम यहाँ कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? रैनी निकल, प्लेटिनम या फिर पलेडियम। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर किसके लिए लगता है? रैनी निकल के लिए लगता है। प्लेटिनम और पलेडियम के लिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से देख पा रहे थे। हमने इसके ऊपर एग्जांपल्स भी किए, इनफैक्ट मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए जो आपने मुझे करके बताया। आई रियली अप्रिशिएट दोज एफर्ट्स एंड रियली आपका सबका आंसर बहुत ही बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा देख के। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर अल्केन्स के अंदर और भी दूसरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो पिछला लेक्चर आप जाके देख करके रिवाइज कर लीजिए जरा, फिर यहाँ पर आ जाइए वापस से। देखिए एमओपी नंबर 2 पे हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, हम बनाने वाले हैं अल्केन्स। ऑफ कोर्स हमारा रिएक्टेंट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कि रिएक्टेंट जो है अपना अलग अलग कंपाउंड हो सकता है और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होना चाहिए? अपना अल्केन्स ही होना चाहिए, क्योंकि हम सीख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो हम क्या करने वाले? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ध्यान से सुनिएगा, अल्काइल हैलाइड। आज हम दूसरा रिएक्टेंट लेने वाले हैं जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड, और उससे हम अल्केन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं रिएक्शन। थोड़ा सा मैं आपको लैबोरेटरी सिनेरियो बताता हूँ कि लैब में इस रिएक्शन को कैसे किया जाता है, तो आपको क्या इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, देखिए कैसे किया जाता है, बहुत जरूरी है। हम लैब में क्या करते हैं पता है? हम एक यूं इस तरह से ये एक वेसल लेते हैं, देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसा हम ये वेसल लेते हैं। पता है आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन मैं आपको लैब में कैसे करते हैं ये सिखा रहा हूँ। आपके बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है और ना ही आपको ये कोई पूछेगा एग्जाम में। ये तो बस आपको क्या है कि इमेजिनेशन आए, क्योंकि हम क्लास में नहीं बैठे, ऑनलाइन पढ़ रहे, तो आपको इमेजिनेशन बहुत ब्लॉक हो जाता है। तो इमेजिनेशन आए, आपको एक थोड़ा विजुअलाइजेशन मिले, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। देखिए हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। ऑफकोर्स इस फ्लास्क को हम कनेक्ट करेंगे स्टैंड से, तो स्टैंड से ये फ्लास्क को पकड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे हम क्या ले लेंगे भैया? हम एक यहाँ पर एक बर्नर ले लेंगे। ठीक है, ये कौन है बेटा? बर्नर है। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक, ठीक है, ब्यूरेट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बेटा? ब्यूरेट लगा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा ब्यूरेट क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं? हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने वाले हैं। तो मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा? एक अल्काइल हैलाइड डाल दूंगा जिसका नाम है R bonded to X। अल्काइल हैलाइड क्या लिखता है? RX। ठीक है, R bonded to X। ये कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, अल्काइल क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। जनरली हम फ्लोराइड वाले कंपाउंड्स नहीं लेते हैं, पर हम लोग जनरली क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड ले सकते हैं। देखिए मैंने बीकर के अंदर अभी इस वक्त क्या लिया है? राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर अल्काइल हैलाइड जिसका नाम है R bonded to X। ये कोई है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। आपको इसका कॉमन नेम भी लिखने आता है बहुत अच्छी तरह से, IUPAC नेम भी लिखना आता है, जो कि मैं 14 चैप्टर में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब इस अल्काइल हैलाइड के अंदर हमने क्या करना है? हमें इसके अंदर ध्यान से सुनना, बहुत सारे जिंक के टुकड़े डालने हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे जिंक के पार्टिकल्स हैं। ये सारे क्या है बेटा? जिंक के पार्टिकल्स हैं। सर जिंक तो मेटल है। हाँ, तो उस मेटल का हम लोग बहुत फाइन पाउडर बनाएंगे, बहुत फाइन पाउडर बनाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? ये जो ऊपर ब्यूरेट हमने रखा हुआ है ना, इस ब्यूरेट के अंदर हम लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, इसमें पानी मिक्स किया होगा। डाइल्यूट मतलब ये मान लो अराउंड 35-40% होगा, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता दिया मैंने आपको कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है। सर अब क्या करेंगे? अब हम यूं करेंगे कि आप क्या करो ना, इसके अंदर से थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल दो। ठीक है, ये जरा नल ऐसा खोल दो और 2-3 ड्रॉप बस इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो इनिशियली, और फिर आप यहाँ से ये बर्नर ऑन कर दो, यानी हीट करना शुरू कर दो। हल्का हल्का हीट, बहुत स्ट्रांगली हीट भी नहीं करना है वरना कंपाउंड जल जाएगा। आराम से हल्का हल्का हीट करते लगो। ठीक है, अब क्या होगा? धीरे धीरे इसको सेट कर दो। इसका मतलब क्या है कि हर 5 सेकंड के अंदर 2-3 बूंदे HCl गिरनी चाहिए। इस तरह से हल्का सा नल खोल के रख दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसा डिक 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 डिक, कौन गिर रहा है बेटा? ये कौन गिर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर रहा है। कौन गिर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस पर गिर रहा है? जिंक और अल्काइल हैलाइड के मिक्सचर पर गिर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ रिएक्शन होता क्या है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट नहीं करता है।
ये जो है वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है। कैसे मैं समझाता हूँ, देखिए जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब HCl, जब जिंक के ऊपर पड़ेगा तब क्या होगा, ठीक है, तब बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखिए जिंक और क्लोरीन कंबाइन हो जाएंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो यहाँ 2 बार क्लोरीन लेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ZnCl2, तो 2 क्लोरीन यहाँ बैलेंस हो रहा है, जिंक एक बार है वो बैलेंस हो रहा है, 2 हाइड्रोजन निकलने चाहिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस ऐसे नहीं निकलता है, हाइड्रोजन गैस ऐसे सच नहीं निकलता है। क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है कुछ इस तरह से, इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन, जो दूसरे हाइड्रोजन से अब तक कंबाइन नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल नहीं बना है, एटॉमिक हाइड्रोजन है। ऐसे कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक पर गिरेगा ना बेटा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक पर गिरेगा, यहाँ से ऐसा 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाएंगे। बताओ क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, 2 नेसेंट हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस ढक्कन को बंद रखता, गैस को बंद कर देता, थोड़ी देर के बाद अपने आप ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कंबाइन हो करके कुछ यूं इस तरह से हाइड्रोजन गैस बन जाता, ठीक है। पर यहाँ पर मैं इतना समय नहीं दे रहा हूँ कि वो हाइड्रोजन जो है वो आराम से कूल डाउन हो, अपने आप को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे, इतना समय नहीं है हमारे पास। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम जनरेट हुआ ना, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के पहले ही रिएक्शन कर देगा, किसके साथ, अपने अल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब हो क्या रहा है कि देखिए मैंने क्या किया था, जिंक लिया था, ठीक है, उसके ऊपर HCl डाला हुआ था। कौन सा HCl है बेटा, भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में हीटिंग भी चल रही थी। ये मेरी कंडीशन है। तो ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था, उसी के समय क्या जनरेट हो रहा था बेटा, 2 टाइम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ध्यान रखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये नेसेंट हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, वो भी कितने हैं, 2। अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस बनने ही वाला है, पर उसी के पहले क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा अपने अल्काइल हैलाइड के साथ में। देखिए 2 टाइम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर अपने अल्काइल हैलाइड के साथ, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या होगा बताइए, 2 नेसेंट हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अपने हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ये हैलोजन को लेकर के जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए एक हाइड्रोजन इस वाले हैलोजन को लेकर के गया कुछ इस तरह से, तो HX बन गया। जैसे यहाँ अगर क्लोरीन होता तो यहाँ HCl बनता, यहाँ ब्रोमीन होता तो यहाँ HBr बनता, यहाँ आयोडीन होता तो यहाँ HI बनता। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब बचा हुआ क्या है, आपका R जो है वो एज इट इज बचा हुआ है, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, इन दोनों में से एक हाइड्रोजन इसको लेकर के भाग गया है, तो एक हाइड्रोजन जो अभी बाकी है वो इस R से बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप कलर समझ पा रहे हैं। ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन आपके हैलोजन को ले भागा जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा। तो ऐसे 2 कंपाउंड्स हमको मिलेंगे बेटा। ये देखिए R बॉन्डेड टू H, कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, यही तो है अल्केन, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसका हैलोजन रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ हैलो एसिड बन रहा है, हैलो एसिड इसलिए क्योंकि अगर क्लोरीन होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता, ब्रोमीन होता तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनता, आयोडीन होता तो हाइड्रो आयोडिक एसिड बनता, इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जिंक और डाइल्यूट HCl मेरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जिंक और डाइल्यूट HCl आपस में रिएक्ट करता है, 2 हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। वो 2 हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन है, अपने आप को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के पहले ही रिएक्शन कर देता है अपने अल्काइल हैलाइड के साथ में, और इस तरह से अल्केन और हैलो एसिड का जनरेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा काम तो हो गया कि भाई हमको तो अल्केन प्रिपेयर करने का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन बना रहे थे, अपना काम तो यहाँ हो गया। अब थोड़े से डिटेल जान लेते इस रिएक्शन के बारे में, बहुत जरूरी है। इसे मैं लिखता हूँ जरा, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, ये जिंक और HCl यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ऐसा कह सकता हूँ मैं, या रिएजेंट्स का काम कर रहा है, ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो आप अगर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जो है वो इससे रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाता है तो हम इसे रिडक्शन कहते हैं, यानी ये जो रिएक्शन है एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन भी है, हम कह सकते हैं। बोलो हाँ के ना, तो इट इज अ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इट इज अ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से आप देखो हैलोजन रिमूव हो रहा है ना, हैलोजन रिमूव हो रहा है, तो इसे हम डीहैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। बट खैर डीहैलोजिनेशन का टर्म थोड़ा सा अलग है, उसके और भी बहुत सारे मतलब निकलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखिए, इट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू प्रिपेयर अल्केन। हाउ डज द रिडक्शन रिएक्शन अकर? It occurs due to presence of 2 nascent hydrogen atom which is going to react with alkyl halide.
राइट। बट हाउ डज दिस टू नेसेंट हाइड्रोजन एटम कम? सर हाइड्रोजन ही यूज करना था तो पिछले मेथड की तरह हाइड्रोजन गैस और रैंड निकल प्लैटिनम पैलेडियम यूज कर लेते थे। जी हाँ कर लेते थे, बट वहां पर रिएक्शन बहुत स्लो होता। देखिए वो अल्कीन और अल्काइन था, इसलिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैटलिस्ट ऐड करने पे फास्ट हो रहा था। यहाँ अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन गैस के साथ में इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, भले आप कितना भी उसके अंदर रैंड निकल प्लैटिनम पैलेडियम डाल दो। दैट इज व्हाई दैट मेथड वाज वेरी कन्वेंशनल व्हिच इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ओवर अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर थोड़ा अलग टेक्निक यूज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज मोर पोटेंस हाइड्रोजन, मोर पोटेंस हाइड्रोजन मीन मोर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं यूज करते हैं, वी यूज टू नेसेंट हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। आप खुद देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ हाइड्रोजन गैस इसके अंदर नहीं डाला है, मैंने जिंक और HCl का रिएक्शन करवा के रिएक्शन के अंदर ही हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया और उसी प्रोड्यूस हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि इट इज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अभी के अभी इसके अंदर बना और अभी के अभी रिएक्शन हो गया, इसलिए रिएक्शन का जो पोटेंशियल था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन गैस के मुकाबले। अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस यूज कर लेता जो कि सिलेंडर में बाजार में मिलता है, वो डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस डालता था तो रिएक्शन इतना अच्छे से, इतना पोटेंशियली नहीं होता था, इतने अच्छे से कन्वर्जन नहीं होता था, ठीक है। बट इस टेक्निक से हो गया। तो सर ये जो टेक्निक है कि हमको जो चाहिए उसको मैंने बीकर के अंदर ही अभी के अभी फ्रेशली प्रिपेयर किया, इस टेक्निक को कहा जाता है C2 रिएक्शन। देखो ये जो है इसकी मदद से अभी के अभी इसको जनरेट किया गया। ऐसे टर्मिनोलॉजीज को क्या कहा जाता है बताओ? C2 SITU C2 रिएक्शन। C2 का मतलब अभी के अभी बनाना, फ्रेशली प्रिपरेशन, फ्रेश प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन, टू नेसेंट हाइड्रोजन को इन सिटू में बनाया गया है, इन सिटू, तो इधर ये लिखते हैं कि टू नेसेंट हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड इन सिटू रिएक्शन बाय जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पॉइंट जो है आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इस तरह से ये जो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ ये एक जनरल रिएक्शन है। क्या कौन सा रिएक्शन है बेटा? जनरल रिएक्शन है, जहां पर मैंने सिर्फ जनरली लिखा है अल्काइल हैलाइड, टू नेसेंट हाइड्रोजन, अल्केन, हैलो एसिड। जब मैं इसका परफॉर्मेंस करूंगा अलग अलग केमिकल के ऊपर, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, हम रिएक्शन करेंगे कि अलग अलग अल्काइल हैलाइड पे क्या क्या ऐड करने पे कौन से अल्केन बनते हैं, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी हम। तब आपको जो कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरह से दिमाग में जाएगा। ये जो डायग्राम मैंने बताया है कि रिएक्शन किस तरह से लैब में किया जाता है, मान लीजिए आपको ये कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम के अंदर, ठीक है, ना ही कोई टीचर आपको बताएगा कभी। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो कि भाई रिएक्शन सच में हो कैसे रहा है। हमने डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस लेके लगा नहीं दिया उसके अंदर, हमने खुद हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करा वो भी चीजें मैंने बताई। हाँ ऑफकोर्स यहाँ से हाइड्रोजन गैस एस्केप भी तो हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर हम कॉटन प्लगिंग यूज करते हैं, है ना, ताकि हाइड्रोजन गैस जो है वो थोड़ा सा कम एस्केप हो, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर रहे ताकि हमारा रिएक्शन बहुत बढ़िया से हो, ठीक है। सर कॉटन प्लग यूज करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका जो पाइप होता है ना वो बराबर इसके यहाँ तक आता है, ठीक है, इस तरह से बीच में होल होता है। ये पाइप इतना बड़ा होता है, ऐसा हवा में नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉटन प्लगिंग होगी तो हाइड्रोजन गैस जाने से बचेगा और पाइप के थ्रू बराबर एसिड इसी के अंदर गिरेगा, ठीक है। ये डायग्राम एकदम प्रॉपर भी नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन करने के लिए बताई। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लीज इसको अपने नोटबुक के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो बिल्कुल मुझे पूछिएगा। चलो इसके ऊपर अब थोड़े से एग्जांपल्स किए जाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में हमको दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू मीथेन, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये अपना रिएक्टेंट होगा और ये अपना प्रोडक्ट होगा। तो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा नाम देख करके, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा नाम देख करके। तो उसने पूछा क्या है, ये रिएक्शन को किया कैसे जाता है। ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट के साइड में मिथाइल क्लोराइड, ये एक कॉमन नेम दिया हुआ है, हमें पता है कॉमन नेम का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है मिथाइल, और आगे लिखा है क्लोराइड, यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, क्लोरीन। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम दिया हुआ है, आपको इसके नीचे इसका कॉमन नेम जरूर मेंशन करना चाहिए। फिर से मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। अब मैं इसका IUPAC नेम लिखने जा रहा हूँ। देखिए एक ही कार्बन का लॉन्गेस्ट है तो हम कहते हैं मिथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो हम कहते हैं एन, तो ये हो जाएगा मीथेन। और जो क्लोरीन है इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, क्लोरीन को एक्चुअली हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो। तो ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। तो ये सारी चीजें मैं जो है आपको 11th स्टैंडर्ड में 14 चैप्टर में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
तो ये देखिए क्लोरोमीथेन IUPAC नेम में ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करना है मीथेन में, तो प्रोडक्ट साइड में मैं लिख दूंगा मीथेन यानी CH4, ऐसा दिखाई देता है। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं मीथेन। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको करना क्या है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन नहीं है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि क्लोरीन को रिमूव करना है, सही बात है। दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ CH3 है यहाँ CH4 है, मतलब एक हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो बोलने की बात क्या है कि मुझे इसका क्लोरीन हटाना होगा और उसकी जो खाली जगह बची होगी वहां पर जहां से क्लोरीन हट चुका है वहां पर मुझे एक हाइड्रोजन लगाना होगा, तब मेरा कन्वर्जन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए जो है मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है और 2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन की जरूरत है, जिसमें से देखिए एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को भगा ले जाएगा। तो क्या बनाएगा बेटा बताओ, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को भगा ले जाएगा तो H और ये क्लोरीन निकल जाएगा कुछ इस तरह से HCl बन करके, सही बात है। और जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो CH3 के ऊपर लग जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता CH3 के ऊपर अगर एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो उसको कंबाइन करके लिखेंगे तो CH4 ही तो दिखाई देगा, है कि नहीं? इसलिए ऐसा लिखने की जगह मैंने डायरेक्ट ऐसा लिखा है। तो आपको जरूरत कितने हाइड्रोजन की, 2 नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत है, ये आपने ऑब्जर्व किया। अब सवाल ये है कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन होता है, ये तो कोई डब्बे में भरे हुए नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन आप लाएंगे कहाँ से? तो आपको इसके अंदर करना पड़ेगा C2 रिएक्शन। वेरी गुड, C2 रिएक्शन यानी ऐसे 2 केमिकल्स का रिएक्शन करना है जिसकी मदद से आपको 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिले, वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो चलिए देखते हैं कि वो जो रिएजेंट्स है वो क्या है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर आप जिंक मेटल लेंगे उसके अंदर डाइल्यूट HCl का एक्शन करेंगे, साथ में हीटिंग रखेंगे थोड़ी सी, तो फटाफट 2 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होंगे, वो इससे रिएक्ट करेंगे, आपका कंपाउंड बना करके दे देंगे। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है कि पूछा क्या है और रिएक्शन कैसे करना है, किस तरह से लिखना है। देखो कंपाउंड्स के नीचे कॉमन नेम IUPAC ने मेंशन करना जरूरी है, इसका तो खैर एक ही नेम है इसलिए मैंने एक ही नाम लिखा है। और यहाँ से निकलता हुआ एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन कैसे चल रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा है देखिए, एक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl ऑन इथाइल आयोडाइड। ये फिर से एक कॉमन नेम दे रखा है, इसलिए मैंने बताया था आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे नाम दे देंगे, समझो आपने कॉमन नेम की स्टडी की ही नहीं होती 14 चैप्टर के अंदर, तो क्या आपको इसका नाम देखकर स्ट्रक्चर बनाने आता? नहीं आता है ना। इसलिए हमको 14 चैप्टर में जो बेसिक्स थे उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने में हमने इतना समय इन्वेस्ट किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अभी इथाइल आयोडाइड जो है ध्यान से देखिए, इथाइल आयोडाइड, इथाइल यानी CH3 CH2 ग्रुप, ये हो गया इथाइल। आयोडाइड मतलब इसके ऊपर भाई आयोडीन लगा इस तरह से, सही है। तो अगर मैं इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाएगा बेटा इथाइल आयोडाइड, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, वो भी लिखना चाहिए। IUPAC नेम लिखते चलो, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आएगी 2 कार्बन की, यहाँ से नंबरिंग चलेंगी 1 और 2। तो 2 कार्बन है तो मैं लिखूंगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा एन, और आयोडीन है तो मुझे प्रीफिक्स में आयोडो लिखना चाहिए जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है। 2 कार्बन में कहीं पर भी आयोडीन होगा तो फर्स्ट ही पोजीशन होगी, इसलिए 1 लिखने की भी एक्चुअली मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली लिखूंगा आयोडो इथेन। ठीक है, ये उसका IUPAC नेम है। इस कंपाउंड के ऊपर एक्शन करना है किसका, जिंक और डाइल्यूट HCl का। तो यहाँ पर जिंक और डाइल्यूट HCl नहीं लिखते, हमें पता है कि भाई एरो पे लिखा जाता है जिंक और डाइल्यूट HCl जब हम डालते हैं और साथ में हीट रखते हैं, भले उन्होंने बोला नहीं पर आपको पता होना चाहिए हीट रखती है थोड़ी सी। ठीक है, तब क्या होता है कि इन दोनों के अंदर से भाई 2 नेसेंट हाइड्रोजन एटम बाहर निकलते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन यानी एक रिडक्शन टाइप का रिएक्शन है, तो इसके साथ कैसे रिएक्शन होगा, 2 में से एक हाइड्रोजन जो है वो इस आयोडीन को लेकर भाग जाएगा, क्या बनेगा बेटा HI। HI इज नथिंग बट हाइड्रो आयोडिक एसिड, खैर उसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना मेन प्रोडक्ट नहीं है। एक H जो है वो इस CH2 के ऊपर लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता CH3 CH2 और इसके जगह पे एक H लगेगा कुछ इस तरह से। तो ऐसा लिखने से अच्छा क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, CH3 बॉन्डेड टू डायरेक्टली CH3, 2 पे 1 आया तो 3 ही होगा ना भाई। तो ये देखो CH3 CH3, यानी ये जो कंपाउंड बन रहा है हमारे पास में वो क्या है, इथेन। ठीक है, तो इस तरह से लिखो तो भी टीचर चला लेगी, लेकिन इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, इसलिए ऐसा लिख देना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा और इस तरह से आपने ये रिएक्शन को बड़े सुंदर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलो और थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके ऊपर अलग अलग एग्जांपल लेके सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिया है, कन्वर्ट टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इनटू 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो चलिए रिएक्टेंट साइड में टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो कि कॉमन नेम है उसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा दिखा जाता है, 4 कार्बन है और टर्शरी कार्बन होना चाहिए, यानी देखो ये 4 कार्बन को इस तरह से अरेंज करेंगे तो ये टर्शरी कार्बन मिलेगा और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड। ठीक है, तो कॉमन नेम से हमको पता चला कि ये स्ट्रक्चर जो है अपना रिएक्टेंट है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस तरह से। तो इसका नाम इसके नीचे लिखना चाहिए, दिस इज टर्ट
ब्यूटाइल एंड ब्रोमाइड। ठीक है, आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख लीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा देखिए। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, 3 कार्बन में नंबरिंग कहीं से भी करेंगे तो ब्रोमीन और मिथाइल को 2 ही पोजीशन आने वाली है, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, आईयूपीएसी नेम आपको लिखने आ रहा होगा। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इस तरह से। अब इसको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन में, तो देखिए प्रोप यानी 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है देखो 2 मिथाइल प्रोपेन। खैर ये तो एक आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आप चाहे तो इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इज द कॉमन नेम, ठीक है, ऑफ दिस कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमारा रिएक्टेंट क्या है और हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हमें इस ब्रोमीन को रिमूव करना है और उसकी जगह हाइड्रोजन को लगाना है। देखिए आप यहाँ पर कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था कि डैश करके हाइड्रोजन लिख लूँ। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि ब्रोमीन हटाना है, एक हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को अल्केन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और ऐसा वैसा रिडक्शन नहीं, हम यहाँ यूज करते हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स। तो मुझे यहाँ पर 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिखना होगा, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन को भगा ले जाएगा, तो क्या बनेगा? HBr बनेगा। ठीक है, खैर वो साइड प्रोडक्ट है, उसको जाने दीजिए। और एक हाइड्रोजन जो है वो इस ब्रोमीन की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि ब्रोमीन तो वहां से हट चुका है, तो दैट पोजीशन इज एम्प्टी, तो दैट इज व्हाई 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग विल ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ द ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पर H आ जाएगा, देखिए इस तरह से, तो ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। सवाल ये है कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन हम जानते हैं बाय C2 रिएक्शन आता है। कहाँ से आता है बोलो भाई? जिंक एंड डाइल्यूट HCl से आता है। ठीक है, हीट करने पे। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ये हीटिंग का साइन दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हीट नहीं लगता है और मैंने आपको यहाँ पर हीट बताया, ऐसा नहीं है। हीटिंग इसलिए हम करते हैं ताकि रिएक्शन का जो रेट है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, थोड़ा सा मोबिलिटी आ जाए रिएक्शन के अंदर बढ़िया तरीके से, इसलिए हम हल्का सा वार्मिंग करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको 100 डिग्री पे हीट कर दे, 100 डिग्री पे नहीं, हल्का सा एक वार्मिंग इफेक्ट लाते हैं हम उसके अंदर, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि वो क्या है रिएक्शन जो है फीजिबल हो जाए, फटाफट हो जाए। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट हियर। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, और ये रिएक्शन आप इस तरह से लिखेंगे कॉमन नेम के साथ, आईयूपीएसी नेम के साथ, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, सारी कंडीशंस, हीटिंग, हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर, साइड प्रोडक्ट, तब जाकर आपको अच्छे से 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इतनी मेहनत हमको लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उम्मीद करता हूँ अब किसी भी तरह का आपको अगर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड दे दिया, कोई भी तरह का अल्काइल हैलाइड दे दिया, आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई सबसे पहले वो जो भी अल्काइल हैलाइड यानी जो भी हैलाइड लगा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका कार्बन के साथ बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, वो निकल जाएगा वहां से, किसी हाइड्रोजन के साथ में कट लेगा, और वहां पर जो जगह खाली बचेगी वहां पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो अल्काइल हैलाइड का कंपाउंड है वो पूरी तरह से अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमको 2 नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत होती है जो कि इस तरह के C2 रिएक्शन से आते हैं। ये चीजें आपको समझ में आएगी, तो होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन सब करने चाहिए। जैसे मैंने दिया है एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक, मतलब जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे हमें पता है कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होने वाला है। तो इसका एक्शन किस पे करना है? पहला कंपाउंड नियोपेंटाइल क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ नियोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा, उसके ऊपर आप इसका एक्शन करेंगे तो क्लोरीन हट जाएगा, और जहां पे भी क्लोरीन लगा हुआ है वहां से क्लोरीन हट जाएगा, तो उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको पता होगी। दूसरी, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, इस कंपाउंड के ऊपर भी सेम एक्शन करना है इसका। तो दूसरा रिएक्शन आपको मिलेगा कि आइसोब्यूटाइल आयोडाइड के ऊपर अगर मैं एक्शन करूंगा तो आयोडीन हट जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, बड़ा सिंपल है। और यहाँ देखिए अगर मैं देखूं तो एक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। अब ये तो मैंने आईयूपीएसी नेम दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बना लीजिए। उसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर क्लोरो है, तो जहाँ कहीं पे भी क्लोरीन लगा होगा वहां से क्लोरीन हट जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 अलग अलग रिएक्शन दिए हुए हैं जिन पर आपको एक्शन करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो आपके 3 आंसर्स मुझे होमवर्क में दिखने चाहिए, आपने मुझे सॉल्व करके बताना चाहिए, मैं उनको चेक करके बताऊंगा आपको कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन के अंदर हर रिएक्टेंट का कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहिए, हर प्रोडक्ट का कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहिए जो कि दिया हुआ है, राइट। ऑल्सो आईयूपीएसी नेम एंड द कॉमन नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छी तरह से इस रिएक्शन को सॉल्व करिए, उम्मीद करता हूँ आपको आ ही जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, चलो बच्चों थर्ड टाइप के रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3, प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखो ध्यान से एमओपी नंबर 3, सबसे पहले मैं इस एमओपी का नाम लिखता हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये है वर्ड सिंथेसिस। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका?
वर्ड्स सिंथेसिस, वर्ड्स वाज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये वर्ड्स सिंथेसिस ये किसी साइंटिस्ट के ऊपर डिजाइन किया हुआ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो अब कभी भी रिएक्शन के ऊपर नाम लिखा होगा ना, जैसे वर्ड सिंथेसिस है या सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन, ऐसे नाम लिखा होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम नेम रिएक्शंस कहते हैं। बाय डिफॉल्ट आज के बाद केमिस्ट्री में सारे नेम रिएक्शंस सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन वर्ड सिंथेसिस, राइट अ नोट ऑन दिस सिंथेसिस, राइट अ नोट ऑन दैट रिएक्शन। तो नाम दिया होगा ना तो उसके अंदर हमको कुछ नहीं समझ में आता है कि भाई रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन कैसे होता है, कुछ नहीं समझ में आता है। पूरा रिएक्शन याद रखना पड़ता है हमें, इसलिए याद रखना का वर्ड सिंथेसिस या ऐसा कोई भी नेम रिएक्शन आ गया बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है। आपको तुरंत इसको नोटबुक में नोट डाउन करके तुरंत उसी समय पे उसको 2 बार लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, बुक बंद करके फिर से लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि किधर मिस्टेक हो रही है, क्योंकि नेम रिएक्शंस बाय डिफॉल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट। तो देखिए वर्ड सिंथेसिस में होता क्या है, पहले मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। हर नेम रिएक्शन को लिखने का या एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है वर्ड सिंथेसिस, तो सबसे पहले आपको इस वर्ड सिंथेसिस का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, उसके बाद उसका जनरल रिएक्शन लिखना होता है और उसके बाद उसका एक एग्जांपल देना होता है। जब ये 3 पॉइंट्स आप कवर करेंगे, नेम रिएक्शन के अंदर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, फिर उसका जनरल रिएक्शन और फिर उसका एक एग्जाम्पल, जब आप ऐसे तीनों पॉइंट्स कवर करेंगे तब जाके बेटा आपको 3 मार्क मिलेंगे, क्योंकि हर नेम रिएक्शन का कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, बट फिर भी पैटर्न तो वही रहेगा लिखने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहा हूँ बहुत जरूरी है, ठीक है, कि वर्ड सिंथेसिस में होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, जी हाँ सही सुना आपने, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, is made to react with sodium metal, ठीक है, in presence of dry ether as a solvent, ड्राई ईथर नाम का एक सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ड्राई ईथर नाम का सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन हायर अल्केन। ध्यान से सुनिए, ऐसा वैसा अल्केन नहीं मिल रहा है बेटा, यहाँ पर हमको मिल रहा है हायर अल्केन। ये पॉइंट नोट करने जैसा है कि ऐसा वैसा नॉर्मल अल्केन नहीं मिलेगा, हमको भी मिलेगा हायर अल्केन। सर हायर अल्केन क्या होता है समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, वो समझिए पहले। अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया गया है सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस के अंदर, ताकि हमको हायर अल्केन मिले, इसका ये मतलब हुआ। तो देखिए अल्काइल हैलाइड क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। मान लेते हैं R बॉन्डेड टू X, ये अल्काइल हैलाइड है अपना, ठीक, अल्काइल हैलाइड, इसको रिएक्ट करवाया गया है सोडियम मेटल के साथ में। तो प्लस मैंने लिख दिया सोडियम मेटल, Na इज अ सोडियम मेटल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी यहाँ पर मुझे लिखना होगा ड्राई ईथर, ठीक है, ये केमिकल सॉल्वेंट है जिसके अंदर इस रिएक्शन को करवाया गया है। अब यही सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं इस पे भी मैं आऊंगा, जरा धैर्य रखिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमको एक हायर अल्केन मिलेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन को ऐसे नहीं समझा जा सकता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक नहीं बल्कि 2 सोडियम एटम ले रहा हूँ, ध्यान रखना, एक नहीं बाकी कितने सोडियम एटम ले रहा हूँ, 2 सोडियम एटम ले रहा हूँ। मैं एक अल्काइल हैलाइड नहीं 2 अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। बस दूसरे अल्काइल हैलाइड को क्या है कि रिएक्शन के थोड़ा सोडियम के बाद लिखता हूँ। देखिए अल्काइल हैलाइड X बॉन्डेड टू R, चलेगा ना भाई, R बॉन्डेड टू X लिखो या X बॉन्डेड को, भाई एक ही बात है यार। तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना रिएक्शन में क्या हो जाता है, ठीक है। ये जो एक सोडियम है ना, वो इस हैलोजन को पकड़ करके सोडियम हैलाइड बना देता है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, सोडियम हैलाइड मिल गया, Na बॉन्डेड टू X, ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से सोडियम हैलाइड मिलता है, ठीक है, कि Na है बॉन्डेड टू X, ठीक है। मान लो अगर यहाँ क्लोरीन होता तो Na बॉन्डेड टू Cl NaCl मिलता, अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो Na बॉन्डेड टू Br NaBr मिलता, आयोडीन होता तो NaI मिलता, इस तरह से, ठीक। चलो उसी तरह से दूसरा सोडियम है ना, वो दूसरे अल्काइल हैलाइड के X को पकड़ लेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ फिर से हमें एक और मॉलिक्यूल मिल जाएगा भाई सोडियम का और साथ में हेलोजन का। यहाँ क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड मिलता है, ब्रोमीन तो सोडियम ब्रोमाइड मिलता है, एक्सेट्रा इस तरह से। तो अब हो क्या रहा है, Na X के साथ कंबाइन होके निकल लिया, ये Na ये X के साथ कंबाइन होके निकल लिया, बचा कौन, ये R बचा हुआ है जिसका बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुका है, तो वो बॉन्ड बनने का बाकी है। ये R बचा हुआ है जिसका भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुका है, उसका भी बॉन्ड बनने का बाकी है। तो
तो दोनों R आमने सामने आ जाएंगे और मिलकर के एक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं R बॉन्डेड टू R, इसे हम कहते हैं हायर अल्केन। हायर अल्केन, ऐसा मैं कहता हूँ हायर अल्केन। अब हायर अल्केन ही क्यों कहा गया है भाई, अल्केन क्यों नहीं कहा गया? अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लोगे तो यहाँ पर आपको 4 कार्बन का अल्केन मिलेगा। अगर आप 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लोगे, यहाँ आपको 6 कार्बन का अल्काइल हैलाइड मिलेगा। यानी क्या होता है, चेन ज्वाइन होने पे कार्बन एटम्स डबल हो रहे हैं, इसलिए ये अल्केन नहीं हायर अल्केन बन रहा है। तो सर इसके पहले का जो रिएक्शन था एमओपी नंबर 2, उसमें भी तो हमने अल्काइल हैलाइड यूज करा था, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो दोनों रिएक्शन में फर्क है ना, ध्यान से देखिए मेरी बात को, फिर से समझिए, इसलिए मैंने ये वर्किंग स्पेस बनाई है ताकि दोनों मेथड में आपको कंफ्यूजन ना हो। जब हम लोग एमओपी नंबर 2 कर रहे थे, एमओपी नंबर 2, उसमें आपने क्या करा था, आपने एक अल्काइल हैलाइड लिया था, आपने 2 नेशन हाइड्रोजन डाल रखे थे, ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ आपने क्या था, HCl और जिंक, ठीक है। तो ये 2 नेशन हाइड्रोजन मिले, जब रिएक्शन हो गया क्या मिला, R बॉन्डेड टू H मिला, प्लस एक आपको क्या मिल जाएगा, HX मिल जाएगा। अब देखिए, अब जितने कार्बन का कंपाउंड लोगे आपको उतने ही कार्बन का अल्केन मिल रहा है। सही बात है, कोई डाउट यहाँ तक? इस मेथड का नाम था रिडक्शन, जो कि अल्काइल हैलाइड से शुरू हो रहा था, अल्केन पे खत्म हो रहा था। सिंपल सी बातचीत चल रही थी, एकदम आसान मेथड है। जब मैं एमओपी नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हटके रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम था वर्ड्स सिंथेसिस। क्या नाम था इसका, वर्ड्स सिंथेसिस। इसमें क्या करा आपने, कि आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया R बॉन्डेड टू X, आपने एक नहीं, आपने 2 अल्काइल हैलाइड लिए। यहाँ देखो अल्काइल हैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, यहाँ एक अल्काइल हैलाइड है और उसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं यूज करा था, आपने यहाँ सोडियम मेटल यूज किया था, 1 और 2। तो देखो ये Na इस X के साथ चले गया, ये Na इस X के साथ चले गया, दोनों R कंबाइन हो गए। तो देखो यहाँ सिर्फ R बॉन्डेड टू H मिल रहा है, यहाँ R बॉन्डेड टू R मिल रहा है। तो यहाँ जितने भी कार्बन का कंपाउंड लोगे उसके डबल कार्बन का अल्केन मिलेगा। तो इस रिएक्शन को मैं डबलिंग रिएक्शन कहता हूँ। ऐसा कुछ लिखना नहीं है बुक में, पर मैं इसे याद रखने के लिए कहता हूँ कि वर्ड सिंथेसिस जो है वो डबलिंग रिएक्शन है। W से शुरू होता है ना, इसलिए मैं इसे याद रखता हूँ कि इट इज डबलिंग रिएक्शन। तो डबलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन चेन डबल हो जाती है। अगर 1 कार्बन का कंपाउंड लोगे 2 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा, 2 कार्बन का कंपाउंड लोगे 3 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा। तो ये जादुई तरीके से नहीं हो रहा है भाई, 1 कार्बन वाले कंपाउंड अब 2 बार लोगे तो 2 कार्बन कंबाइन होके मिलेंगे, 2 कार्बन वाले कंपाउंड अब 2 बार लोगे तो 4 कार्बन मिलेंगे कंबाइन होके, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई जादुई तरीके से कार्बन बढ़ा नहीं रहा हूँ, आप मॉलिक्यूल ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशनल रिएक्शन में आपको यहाँ पर बड़ा कंपाउंड मिल रहा है, इसलिए अल्काइल हैलाइड से हमको हायर अल्केन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी रिएक्शन का नाम है वर्ड्स सिंथेसिस। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक आपको इस रिएक्शन का लिखने का सिर्फ 2 मार्क मिला है, 1 मार्क डिस्क्रिप्शन का, 1 मार्क जनरल रिएक्शन का। एग्जाम में ऐसा बॉक्स बना के नहीं आना है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के आना है। देखो कैसे, RX लिखेंगे, ठीक है, प्लस सोडियम 2 बार है तो लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, प्लस फिर से RX लिख देंगे कुछ इस तरह से, है ना। और यहाँ पर आप लिखेंगे ड्राई ईथर। अब देखो आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, पर खैर मेरे पास अभी जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो आपको देखो यहाँ से पता होना चाहिए 2 टाइम्स NaCl निकल जाएगा। तो देखो मैं क्या कर लूंगा, ये R कनेक्टेड टू ये वाला R, ठीक है, NaX यहाँ से भाई 2 बार NaX निकल चुका है। ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन लिख के आना है। सर अगर मैं किसी वजह से ऐसा लॉन्ग फॉर्म लिख के आया, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से समझता है, मैं ऐसा लिख के आया तो मुझे रॉन्ग मिलेगा क्या? नहीं, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, ये भी करेक्ट है। बस ऐसे बॉक्स करके बताना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बस ऐसे बताते नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, आपको जो मर्जी जो अच्छा लगे लिख लीजिए। अब तक 2 मार्क मिले हैं। सर 1 मार्क क्यों कटा? क्योंकि आपने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, तो आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर 3 मार्क में रिएक्शन पूछा तो, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए कि भाई एग्जाम्पल में हमको कुछ ऐसा दिया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में ले रहा हूँ, जैसे कि एक्शन ऑफ, मान लेते हैं एक्शन ऑफ सोडियम ऑन मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। चलो ये रिएक्शन करते हैं। देखिए मिथाइल क्लोराइड कैसा दिखाई देता है, CH3Cl, ये रहा मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम दिया हुआ है तो लिखिए कॉमन नेम में आ जाएगा मिथाइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया तरीके से यूं, ठीक है। अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। चलिए IUPAC नेम भी लिख रखा है। इस पे मैंने एक्शन किसका कर दिया, सोडियम का कर दिया, तो यूं लिख दूंगा मैं, सोडियम का मेटल लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी सोडियम मेटल का एक्शन अल्काइल हैलाइड पर होता है, जब भी सोडियम मेटल का एक्शन अल्काइल हैलाइड पर होता है, ऐसे नहीं होता रिएक्शन एक मॉलिक्यूल लेके, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है। तो सोडियम का एक नहीं, सोडियम का 2 मॉलिक्यूल लिया, I mean 2 एटम्स लिया, ठीक है।
अल्काइल हैलाइड यानी ये जो मिथाइल क्लोराइड दे रखा है ये भी एक नहीं ये भी दो, तो चलिए ना इसको भी यहाँ लिख देते हैं उल्टा करके, यहाँ पर पहले Cl लिख दिया फिर CH3 लिख दिया, की फर्क पैदा, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि भाई ये जो क्लोरीन है ये Na के साथ निकल लेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको मान लो NaCl नाम का कंपाउंड मिलेगा, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है ये वो इस क्लोरीन के साथ में निकल लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको NaCl दूसरी बार मिल जाएगा। अब क्या होना था कि ये CH3 जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये CH3 जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों अधूरे हैं, तो देखो जब रिएक्शन चलेगा तो क्या होगा, ये CH3 जो है वो बहुत अच्छी तरह से इस CH3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, हाँ के ना। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, CH3 जो है वो कनेक्ट हो चुका है दूसरे वाले CH3 से, तो दोनों RR ग्रुप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे, दोनों RR ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट ऐसे कुछ मिल रहा है। याद रखिएगा वर्ड सिंथेसिस जो है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, बिना ड्राई ईथर के रिएक्शन नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखिए आपका रिएक्टेंट था मिथाइल क्लोराइड, अगर आप ध्यान से देखिए आपका प्रोडक्ट क्या है, इथेन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि डबलिंग रिएक्शन होती है। अगर आप एक कार्बन, देखो मीथ, एक कार्बन वाला कंपाउंड लेते हो ना तो आपको 2 कार्बन वाला अल्केन मिलता है, इसलिए इसका नाम है हायर अल्केन। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत आसान सा रिएक्शन है। पर सर क्या हम इस तरह से लिख के आएंगे, नहीं, हमको तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, ऐसे लिख के रॉन्ग नहीं मिलेगा, बस ये डॉट 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 बॉक्स, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कुछ बताना नहीं, ऐसे लिख के आना। देखो CH3Cl है, 2 बार सोडियम रख लो, ठीक, फिर से लिख लो ClCH3, बढ़िया है, ठीक है। यहाँ एरो पे लिख लेना ड्राई ईथर, ठीक है, ये Na इसके Cl के साथ चलेगा, ये Na इसके Cl के साथ चलेगा, तो भाई यहाँ पर आपको 2 टाइम्स ऑफ NaCl निकलता हुआ मिल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो भाई, CH3 कनेक्टेड टू CH3। देखो बहुत सुंदर तरीके से इस वर्ड सिंथेसिस के रिएक्शन को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो आपने भी बेटा इसी तरह से एक ही लाइन के अंदर रिएक्शन लिख के आना है, इस तरह से, देखिए इस तरह से है। तो बहुत सुंदर तरीका लगे, बहुत अच्छे तरह से लिखे। ऐसे तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए, मैं भी खुद कभी ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख के आ जाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़े अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके ऊपर आप थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़े से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, थोड़े से कंपेरिजन देख लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आज ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके बाद का एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैं आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से पकड़ते हुए चलना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू ब्यूटेन, सबसे पहले यही आपको झटका लगना चाहिए कि देखो इथाइल ब्रोमाइड के अंदर हम जाते हैं, ईथ वर्ड यूज किया यानी 2 कार्बन एटम्स होंगे। आपको बनाने के लिए जो कंपाउंड बोला है उसमें ब्यूटेन बोला है, ब्यूट यानी 4 कार्बन एटम। तो पहला झटका यही लगना चाहिए कि 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 4 कार्बन वाला कंपाउंड कैसे बनाया। याद कीजिए 2 से 4 यानी डबल होना, डबलिंग। ये डबलिंग रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था, याद करो, जो W से चालू होता है। W मतलब वर्ड सिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर। इस तरह से मैं पहचानता हूँ कि रिएक्शन में कब वर्ड सिंथेसिस यूज करना है, कब रिडक्शन यूज करना है। जैसे ही कार्बन एटम डबल होते हुए नजर आए मैं फटाक से कह दूंगा भाई वर्ड सिंथेसिस चल रहा है। तो इधर देखो ईथ है, यहाँ हो गया ब्यूट, तो ईथ पहले ये लिख लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड। तो दिखा कैसे लिखता है इथाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 और ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा बेटा इथाइल ब्रोमाइड, बढ़िया है, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा ब्रोमो, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमो इथेन, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इससे हमको ब्यूटेन बनाना है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बेटा ब्यूटेन बनाना है। तो यहाँ देखो इथाइल ब्रोमाइड जो है, तो इसके अंदर हम सोडियम मेटल का एक्शन करेंगे, क्योंकि ये वर्ड सिंथेसिस के अंदर सोडियम मेटल का ही तो एक्शन होता है। एक नहीं हम 2 बार सोडियम मेटल लेंगे, ठीक है, प्लस इसी कंपाउंड को वापस लिखा जाता है। तो मान लेते हैं मैं इसी कंपाउंड को उल्टा करके वापस लिख देता हूँ Br, फिर लिख दूंगा CH2, फिर लिख दूंगा CH3, ठीक है। ये जो रिएक्शन है पूरा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में चलता है, हमें पता है। सर ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं ये तो अब तक आपने बताया नहीं, बताऊंगा जरा वीडियो के एंड तक रुकिए, बताता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा बोलो, ये Na इस Br के साथ निकल देगा, तो यहाँ पर NaBr मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला Na इस Br के साथ निकल देगा, तो यहाँ पर भी एक और बार NaBr मिल जाएगा, तो मैं लिख दूं 2 बार NaBr मिल जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। अब देखो ये जो है CH2 और इस Br का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस Br और इस CH2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बॉन्ड जुड़ते कहाँ से है, जहां से टूटे हैं। अरे भैया हड्डी अगर यहाँ से टूटी है यहीं से जुड़ेगी ना, यहाँ की हड्डी टूटी यहाँ थोड़ी जुड़ेगी,
तो इसी का मतलब बॉन्ड का भी ऐसा ही होता है कि बॉन्ड अगर इस कार्बन का टूटा है तो जुड़ेगा भी इसी कार्बन से, इस कार्बन से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो इसी से जुड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ का CH2 जो है वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ेगा यहाँ की CH2 से। ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने जैसा है। यहाँ आ जाएगा तो CH3 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा CH2, ठीक है। इस CH2 का टूटा हुआ बॉन्ड इस CH2 के टूटे हुए बॉन्ड से जुड़ेगा, कुछ यूं इस तरह से। देखिए ये नया बॉन्ड है, नया बॉन्ड जो बन रहा है, ठीक है, किसके, इससे CH2 से, बढ़िया है। और ये जो CH2 है वो आगे CH3 से तो कनेक्टेड है ही है, तो उसको इग्नोर थोड़ी ना करेंगे, उसको भी लिखना ही होगा। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से किस तरह से ईथ वाला कंपाउंड ब्यूट वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो आ जाएगा N-ब्यूटेन, और अगर मैं इसी का IUPAC नेम लिखूं तो सिर्फ ब्यूटेन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा और किस तरह से मैंने वर्ड सिंथेसिस परफॉर्म किया है। अब यहाँ 2 बार सोडियम लिखने से अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, बस ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये डॉट डॉट नहीं बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला रिएक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन 2-आइडोप्रोपेन। IUPAC ने दिया है, चलो 2-आइडोप्रोपेन का ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या इस रिएक्शन को पढ़ के आप बता सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन है या वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन है, बताइए। जैसे मैंने देखा एक्शन ऑफ सोडियम मेटल, मैं कह दूंगा वर्ड सिंथेसिस है, क्योंकि वही रिएक्शन में तो सोडियम मेटल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आइडोप्रोपेन, प्रो 1 2 3, N सिंगल बॉन्ड 2 पर आइडो, कहीं से भी गिनो, सेकंड कार्बन यही है, इस पे आएगा आइडो मतलब आयोडीन, सही है। चलो कंप्लीट करते हैं, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जरा कॉमन नेम लिख सकते हैं हम इसको, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेक प्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों नाम बराबर ही होते हैं प्रोप वाले कंपाउंड के अंदर। इसका IUPAC ने तो ऑलरेडी दे रखा है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, 2-आइडोप्रोपेन, इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर सोडियम मेटल का एक्शन कर तो लिख दो सोडियम मेटल। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम अकेला रिएक्ट नहीं करता है, 2 सोडियम होते हैं, तो चलो तो भाई दूसरा सोडियम भी लिखते हैं। ये भी अकेला नहीं होता, ये भी डबल होता है, चलो भाई इसको भी दूसरी बार लिख लेते हैं। चलो भैया लिखो यहाँ पर दूसरी बार, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। याद रखना वर्ड सिंथेसिस ड्राई ईथर में होता है, तो ड्राई ईथर लिखना ना भूलिएगा। अब क्या होगा, ये जो सोडियम है वो इसके आयोडीन के साथ निकल लेगा, तो क्या बनाएगा भाई, सोडियम आयोडाइड बना देगा, यहाँ से चले गया, ठीक है। ये वाला जो सोडियम है वो इसके आयोडीन के साथ निकल लेगा, तो भाई फिर से सोडियम आयोडाइड, यानी 2 बार सोडियम आयोडाइड बनेगा। मैंने क्या कहा था, बॉन्ड वहीं से जुड़ते हैं जहां से टूटते हैं। यहाँ देखो ये आयोडीन का बॉन्ड इस कार्बन से टूटा है, करेक्ट है, इस आयोडीन का बॉन्ड इस कार्बन से टूटा है, तो जब ये दोनों R ग्रुप कंबाइन होंगे तो आपको नहीं लगता यही ग्रुप इसी के साथ कंबाइन होगा और कहीं किसी से नहीं होगा। भाई इसका टूटा हुआ बॉन्ड है, इसका टूटा हुआ बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ से टूटे हैं तो वहीं से जुड़ेंगे, यानी क्या ये दोनों कार्बन जुड़ेंगे। देखते हैं कैसे, पहले मैं लिखूंगा CH3, चलो पहले लिख दिया CH3, बढ़िया। आगे लिखूंगा CH, आगे लिखूंगा मैं CH, उस CH का बॉन्ड बनने वाला है इस CH से, और उसके पास एक CH3 भी है, तो मैं इस वाले CH3 को क्या है थोड़ा सा ऐसा यूं ऊपर करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये CH देखिए, ये CH ये जुड़ेगा इस CH से, तो देखो नया बॉन्ड है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, किससे जुड़ा, इस CH से जुड़ा। चलो भाई ये CH को भी लिख देंगे। इस CH के पास 2 CH3 है, तो एक को मैं ऊपर करके लिख लेता हूँ, एक को साइड में करके लिख लेता हूँ, की फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है 3 कार्बन तो लाइन में 6 कार्बन जुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है भाई। जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बॉन्ड जुड़ता है, इसलिए इस तरह से बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में फॉर्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो, बड़ा अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं पता है, 3 कार्बन देखते हैं, 3 कार्बन देखते हैं, दोनों को सीधा जोड़ के आ जाते हैं भाई, सीधा जोड़ के आ जाते हैं, 6 कार्बन लिख के आ जाते हैं लाइन में। ये बहुत गलत है, ऐसे कैसे जुड़ सकता है भाई, जहां बॉन्ड टूटेगा वहां वैलेंसी क्रिएट होगी, वहां बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे, इसीलिए तो वहीं से बॉन्ड जुड़ेगा। तो 6 कार्बन लाइन में नहीं आते। हाँ 3 का 6 कार्बन हुआ है, मैं मानता हूँ, यहाँ 3 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन एक लाइन में नहीं है। द अरेंजमेंट इज नॉट लीनियर, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद दिस बॉन्ड। मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि बच्चे मिस्टेक करते हैं, मुझे पता है, मैं इतने सालों से पेपर चेक कर रहा हूँ, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मिस्टेक ना करें। इस तरह से कुछ कंपाउंड बना। चले इसका नामकरण करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो यूं कुछ इस तरह से आएगी, नंबरिंग करो तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप को सेम ही पोजीशन आएगी, दोनों पोजीशन से, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो मैं लिखता हूँ ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो मैं लिखता हूँ N, आगे लिखूंगा 2 3 डाई मिथाइल,
तो ये कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका कोई खास कॉमन नेम तो है नहीं, बस यही इसका IUPAC नेम है। इस तरह से 2-आइडोप्रोपेन के ऊपर सोडियम का एक्शन करने से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता हुआ नजर आता है। उम्मीद करता हूँ रिएक्शन आपको बड़े अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पर सर हमको ये सब तो नहीं बताना है ना। हाँ, तो आप इसको अच्छी तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये सब बॉन्ड जो है वो आपको नहीं बताना है, करेक्ट ना। ये सब बॉन्ड्स है, ये सब आपको नहीं बताना है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम लिखिए, हो गया रिएक्शन, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब थोड़े से एग्जांपल्स जो है मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा हल्का सा सॉल्व करके बताऊंगा, फिर होमवर्क में 3-4 एग्जांपल दूंगा इसी के बेसिस पे। और पिछले मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 के ऊपर भी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 याद है आपको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके ऊपर भी थोड़े से क्वेश्चन दूंगा, ताकि जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़े पीछे की चीजें ना भूले, ठीक है। तो चलिए पहले इसके ऊपर एक ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यही वो क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड मैंने लिया हुआ है, इस कंपाउंड के ऊपर मैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, और इसी कंपाउंड के ऊपर अगर मैं 2 सोडियम एटम और डाईईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करूं तो क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। दोनों ही रिएक्शन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, बस अलग अलग रिएक्शन रिएजेंट्स का एक्शन करते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, यही हमको जानना है। बहुत बढ़िया है। देखिए सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन को आइसो चेन में अरेंज करके उस पर ब्रोमीन लगाया गया है, तो इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC में अगर इसका लिखूं तो देखो लॉन्गेस्ट चेन में ये आएगा, यहाँ से नंबरिंग चलेंगी 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, 2 पर मिथाइल, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले कंपाउंड के अंदर जब हम जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन करेंगे तो ये एक अल्काइल हैलाइड है जिसका हम एक्शन करने वाले हैं, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि ये जब रिएक्शन करता है हल्का सा हीट करके तो यहाँ पर 2 नेसेंट हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। जब 2 नेसेंट हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन इस एक Br को लेकर के भाग जाएगा, यहाँ पर HBr बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बचा हुआ एक हाइड्रोजन इस Br की पोजीशन ले लेगा, तो यहाँ पर कंपाउंड CH3 CH3 इस CH2 के ऊपर एक हाइड्रोजन आता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह से। तो इसी को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता CH3, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पर भी 4 ही कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, यहाँ कोई कार्बन एटम की इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, ये हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन हो रहा है, इसलिए बहुत आसानी से मैं कह दूंगा इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलो इस कंपाउंड का नाम लिखा, अगर कॉमन नेम लिखे तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, और अगर हम इसका IUPAC नेम लिखे तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। बढ़िया बात है, ठीक है, मस्त अच्छी तरह से रिएक्शन हमने ये कर लिया। चलो अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। जब ये वाला कंपाउंड 2 सोडियम एटम से रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर में क्या होगा, हमें पता है कि जब अल्काइल हैलाइड सोडियम एटम से रिएक्ट करता है डबलिंग रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको जरा हम अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर देखो इस तरह से कि ये जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, देखो, ठीक है। यहाँ एक सोडियम यूज कर लिया, फिर से एक सोडियम यूज कर लिया, इसी कंपाउंड को वापस लिख लिया, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, सही बात है। अब क्या होगा बताइए, यहाँ पर ड्राई ईथर भी लगा लिया, तो देखिए क्या होगा, ये Na इस Br के साथ भाग जाएगा और बन जाएगा NaBr। चलो भाई बढ़िया, NaBr बन चुका है, ठीक है। ये Na इस Br के साथ भाग जाएगा, फिर से बन जाएगा NaBr, मैं लिख दूं यहाँ 2 टाइम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो इसी कार्बन से जुड़ेगा, ना कि और किसी कार्बन से। सिमिलरली इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो यही कार्बन बॉन्ड बनाएगा भाई, बाकी कोई क्यों बनेगा। तो ये कार्बन कनेक्ट हो रहा है इस वाले कार्बन से, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या बनता है जरा देखते हैं, पहले CH3 एज इट इज है उसको कॉपी कर लेंगे, आगे CH एज इट इज है, ऊपर CH3 एज इट इज है, इन्हें कॉपी कर लेंगे। ये जो CH2 है, करेक्ट है, इसका बॉन्ड इस CH2 से बन रहा है, देखिए नया बॉन्ड फॉर्मेशन है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन है, CH2 से बन रहा है। इस CH2 के आगे CH3 एज इट इज है, तो उसे भी कॉपी कर लिया जाएगा एज इट इज है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखिए इतना बड़ा यूं इस तरह से कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। जब आपके स्टार्टिंग प्रोडक्ट में कितने कंपाउंड थे, 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड था। अब यहाँ देखिए आपको 8 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं 8 कार्बन को लाइन में जोड़ दो, ऐसा नहीं होता। जैसे बॉन्ड टूटते हैं वैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ 8 कार्बन वाला कंपाउंड में मानता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पर जुड़ने का तरीका लीनियर नहीं है, जुड़ने का तरीका आपको यहाँ पर सॉल्व करके देखना होगा। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर इसका मैं IUPAC नेम लिखूं
तो देखिए नंबरिंग ऐसा कर लो लॉन्गेस्ट चेन में, नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो सेम ही नंबरिंग आ रही है। तो 2,5, तो ये क्या आ जाएगा बोलो भाई 2,5 डाइमीथाइल, ठीक है। कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है, 6 कार्बन की है, तो हेक्स सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो 2,5 डाइमीथाइल हेक्सेन ये कंपाउंड का नाम बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वर्ड सिंथेसिस, ठीक है, और दिस रिएक्शन इज सिंपली कॉल्ड एज रिडक्शन। तो देखो रिएक्टेंट भले सेम हो, एक्शन ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स लीड टू गिव अस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। वो 4 कार्बन का कंपाउंड लेकर के अगर आपको 4 कार्बन का ही प्रोडक्ट पूछ रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन होगा। वो 4 कार्बन का कंपाउंड लेकर के आपसे 8 कार्बन का प्रोडक्ट पूछ रहा है, बड़े कार्बन का या ज्यादा कार्बन एटम्स वाला प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो समझ लीजिएगा कार्बन चेन डबल हो रही है या फिर कार्बन चेन में इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब सिंपल बात है, वर्ड सिंथेसिस का यूज करना है। लास्ट क्वेश्चन आंसर करूंगा फिर ये लेक्चर खत्म कर देंगे कि भाई जब हम वर्ड सिंथेसिस करते हैं तो हमें ड्राई ईथर नाम का सॉल्वेंट क्यों लगता है। देखिए ड्राई ईथर सॉल्वेंट क्या करता है, जब आप सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं उसको स्टेबिलाईज करता है। देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सोडियम मेटल जो होता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, आप उसको ऐसा जेब में लेके नहीं घूम सकते, वो फट जाएगा, ठीक, एयर से रिएक्ट कर जाएगा, आग पकड़ लेगा। तो हम सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर डुबा करके रखते हैं ताकि उसका कनेक्शन टूट जाए एयर के साथ, ताकि उसका रिएक्शन ना हो और वो स्टेबिलाईज रहे। उसी तरह से जब आप रिएक्शन के अंदर अल्काइल हाइड्राइड के अंदर सोडियम एटम के टुकड़े डालोगे, आपको नहीं लगता सोडियम एटम के टुकड़े हवा से रिएक्ट करके उसमें आग पकड़ लेंगे और कुछ उल्टा सीधा रिएक्शन दे देंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अल्काइल हाइड्राइड के अंदर ड्राई ईथर डालते हैं, एक लिक्विड है ड्राई ईथर, ठीक है, वो उसके अंदर हम सोडियम एटम डालेंगे तो सोडियम एटम जो है वो ड्राई ईथर के अंदर जैसे ही गिरेगा उसका कनेक्शन एयर के साथ टूट जाएगा, इसलिए वहां पर ये सोडियम एटम को यूज किया जा सकता है, ठीक है, वो आग नहीं पकड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, ड्राई ईथर यूज करेंगे, रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होगा, रिएक्शन नॉर्मलाइज कंडीशन में अच्छी तरह से परफॉर्म होगा। अगर आप ड्राई ईथर डालना भूल जाएंगे रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, हो सकता है आपका जो वेसल जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो शायद वो भी टूट जाए, ठीक है। तो ये सब प्रिकॉशंस करते हुए हम अच्छी तरह से सॉल्वेंट को यूज करते हैं। सिर्फ यही काम नहीं है इस सॉल्वेंट का, और भी बहुत काम है कि वो रिएक्शन को स्मूथली परफॉर्म करता है, रिएक्टेंट्स को कांटेक्ट में लाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इतनी डिटेल में हम चीजें यहाँ डिस्कस नहीं करते, अभी आप बहुत छोटे 11 और 12 स्टैंडर्ड में है, इसलिए हम सिर्फ हल्के हल्के आपको बातें बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे रिव्यू दीजिएगा, और मैं इसके ऊपर थोड़े से होमवर्क अभी आपको देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, आप घर पे सॉल्व करिएगा, उम्मीद करता हूँ बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ में। देखिए होमवर्क के 4 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन नियोपेंटाइल क्लोराइड। सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक, मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप जैसा है, मतलब आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा और रिएजेंट क्या लिखा है उस पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वो सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए फिर से सोडियम मेटल का एक्शन दिया हुआ है, दैट इज वर्ड सिंथेसिस अगेन, आप ट्राई कर लीजिएगा। फोर्थ वाले में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन किया है। सभी रिएक्शंस के अंदर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जहां जहां पॉसिबल है कॉमन नेम लिखना है, या तो फिर सभी कंपाउंड्स का IUPAC नेम तो आपको जरूर लिखना ही चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप होमवर्क अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी पेशेंट विथ मी, ठीक है। चलिए अब होमवर्क कर लीजिए आप इतना।